देखिए सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सीन ये होता है बेटा कि सवाल रीड करके टाइमलाइन बना लो ताकि आपको सवाल की एक पिक्चर नज़र आ जाए कि सवाल में करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि सवाल में निकालना क्या है। देखिए लिखा हुआ मिस्टर हरदनिया हैव ₹500,000 इन हिज सेविंग्स अकाउंट। इसका मतलब उनके पास आज 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में हैं, यही मतलब है ना इस लाइन का। तो आज का मतलब क्या होता है टाइमलाइन में? एयर जीरो। इसका मतलब एयर जीरो पे उनके पास कितने पैसे हैं बेटा? 5 लाख रुपए। ठीक है, फिर कह रहा है बैंक प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन हिज सेविंग्स अकाउंट, और 10% के हिसाब से उनके सेविंग अकाउंट के ऊपर बैंक इंटरेस्ट देता है। हमने कहा ओके। फिर कह रहा है कि फर्दर ही स्टार्ट्स डिपॉजिटिंग ₹15,600 फॉर 6 ईयर्स एंड पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑर्डिनरी एन्युटी। और पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर का मतलब क्या है? पेमेंट कब से शुरू होगी? एयर वन से शुरू, क्योंकि एयर वन साल का एंड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि एयर वन के ऊपर वो 15,600 रुपये जमा कराएंगे, एयर टू पे 15,600 रुपये जमा कराएंगे, एयर थ्री पर भी 15,600, एयर फोर पर भी 15,600, एयर फाइव पर भी 15,600, और मेरे प्यारे बच्चों एयर सिक्स पे भी 15,600। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इज टोटल बैलेंस एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, और हमें 6 ईयर्स के एंड के ऊपर बैलेंस मालूम करना है। मुझे एक बात बताओ, क्या 5 लाख रुपए का अमाउंट एन्युटी का पार्ट है या नहीं है? जी अरीजा, नहीं है। क्योंकि अगर 5 लाख रुपए एन्युटी का, पहले तो देखो एन्युटी शुरू कहां से? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और जो कि 5 लाख रुपए का अमाउंट था वो तो ईयर जीरो पे था। दोनों पेमेंट में तो 1 साल का फर्क है। ठीक है ना? और दूसरी बात ये कि एन्युटी के लिए मल्टीपल ऑफ पेमेंट्स का अमाउंट होना सेम जरूरी है। 5 लाख रुपए और 15,600 का कोई जोड़ तोड़ नहीं है आपस में, ऐसे ही ना? तो इसका मतलब 5 लाख रुपए की अकाउंटिंग हमने अलग करनी है, और 15,600 वाले की अकाउंटिंग हमने क्या करनी है? अलग करनी है। मुझे बताओ 5 लाख वाले की भी हमने कंपाउंडिंग करनी है, तो ये कौन से फॉर्मूले से इसकी कंपाउंडिंग करूं? 5 लाख रुपए का भी तो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना। सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये किस फॉर्मूले से आगे जाएगा? याद रखना, अगर कोई चीज मेंशन नहीं है तो वी विल यूज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए किस हिसाब से आगे जाएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आगे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं 5 लाख रुपए के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। तो ये 5 लाख रुपए हो जाएगा, इंटरेस्ट का रेट 10% है, और पावर आ जाएगी 6। मुझे बताएं इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है बेटा? वरुण वेरी गुड, बताओ जल्दी से इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है? डबल 85780। ओके, इसका मतलब ये अमाउंट एयर 6 पे आते आते इतना हो जाएगा। ओके, इसका हिसाब किताब तो हो गया। अब बात किसके ऊपर आती है? ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर आती है। कि सर हमने डिस्कस किया था कि एयर 1 से लेकर और एयर 6 तक हमारे पास क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी। भाई ऑर्डिनरी एन्युटी का रेट तो दिया नहीं उसने, इंटरेस्ट रेट है या दिया है? भाई 10% ही होगा ना। जब रेट मेंशन नहीं है तो वही रेट होगा जो उससे पहले वाले अमाउंट के ऊपर चल रहा था। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसके लिए ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, एस इज इक्वल टू आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो फ्यूचर वैल्यू आर आ जाएगा 15,600। मुझे बताया नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है? 6। शाबाश। -1 डिवाइडेड बाय, जल्दी फटाफट से कैलकुलेटर करो, मुझे बताओ इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है? 12000549। ऐसा ही है। अब ये भी आ गया एयर 6 के ऊपर, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करो, बताओ कंबाइंड फ्यूचर वैल्यू कितनी हो गई?
बेटा ये अमाउंट तुमने गलत लिखवाया है ना, 15,600 वाला। जी कितना है? 120 है ना, सिर्फ 00 लिखवाया है ना। बताएं दोबारा से। 120,549 दोनों को प्लस करने क्या बनता है? 100,6,143 के बाद राउंड ऑफ करके वो 44 ही हो रहा होगा, ठीक है ना। इसका अंदर ऑप्शन ए इसके लिए सही है। नोट डाउन कर लें जल्दी से। अदन आपने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे बेटा अपने बिजनेस मैथ्स में फर्स्ट ईयर के अंदर, सही है, लेकिन याद नहीं आ रहा होगा अभी, है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सही है। डन बेटा। कितने बच्चे हैं जिन्होंने 50% सही किया था? अब भाई हाथ खड़ा करो ना, ऐसे बोल। ओके 70%, चलो 50% में तो आई कहानी। वरुण कह रहे हैं 75%, वेरी गुड बेटा। चलें आगे बढ़े। आ जाओ। अब सुकून से बैठ के एक कहानी सुनो। कहानी कुछ ऐसी है कि वो लोग सामने आए जो कि इंटर कॉमर्स वाले हैं, पहले तो परसेंटेज सही लिया था। ओके मुझे बताएं व्हाट इज सिक्योरिटीज? हाँ भाई, सिक्योरिटीज क्या होती हैं? 2 साल अकाउंटिंग पढ़ी है, बताएं सिक्योरिटीज क्या होती है? तुम भी कॉमर्स के हो ना? नहीं हो तुम दोनों पीछे लास्ट मेडिकल, चलो सही है। हाँ किसमें किया इंटर? ये तुम हर चीज कान पे रख के हाथ क्यों बताते हो? शर्माते हो क्या कहीं हाथ बात रखकर? मेडिकल, ये मेडिकल, शर्मा रहा जैसे यूं हाथ रख भाई। जी क्या होती है सिक्योरिटीज? बॉन्ड्स होते हैं। तुम्हारा इंटर किसमें? इंटर किसमें आपका? भाई अपना इंटर पूछो, वाले साहब का इंटर थोड़ी पूछ रहा यार। वाले साहब ने किसमें, आपने इंटरमीडिएट किसमें किया है? नहीं नहीं, मतलब किसमें? इंजीनियरिंग में किया है, मेडिकल में किया है, कॉमर्स में किया? कॉमर्स में किया। हाँ बताओ फिर तो बताओ। दिया देन भाई इंटर में पढ़ी भी है, अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है? मैं ये नहीं पढ़ा बस, बाकी सब मेरे को आता है। यही नहीं पता मेरे को, पता है एसिड किसको बोलते हैं, कैश एसिड होता है बस, इसके अलावा मुझे नहीं पता। चलो एनीवेज, देखो बेटा एक बात याद रखो, जब भी एक कंपनी को पैसा चाहिए होता है, एक कंपनी को पैसा रेज करना होता है मार्केट से, तो कंपनी ना सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है। और सिक्योरिटीज के ऊपर डील करता है IFRS 9। ये तो बात की बात है, FAR 2 के अंदर जब आप जाओगे तो IFRS 9 पढ़ोगे। तो सिक्योरिटीज के अंदर क्या मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना होता है, पैसा उठाना होता है, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो कंपनी क्या इशू करती है? सिक्योरिटीज इशू करती है, ठीक है। अब सिक्योरिटी की बात जहां पर आती है तो वहां 2 तरीके की सिक्योरिटीज होती है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं डेट सिक्योरिटी, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी सिक्योरिटी।
डेट सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मैं कहीं से लोन वगैरह ले लूंगा, किसी बैंक से पैसे ले लूंगा 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, ठीक है ना, या मैं इक्विटी सिक्योरिटी अपनी पार्टनरशिप में ले आऊंगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करवा लूंगा। इक्विटी सिक्योरिटी के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास आते हैं शेयर्स, ठीक है, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया, आपने सुना होगा भाई इसके बाद इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां पे उस कंपनी का शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है। अगर मेरा मिसाल के तौर पर मेरे पास पेप्सी कंपनी के 1% शेयर है, तो मैं पेप्सी कंपनी का कितने % का मालिक हूँ, 1% का मालिक हूँ, ठीक है। अब वो करोड़ों अरबों रुपए के बनेंगे। तो कहने का मकसद क्या है कि कंपनी जो है वो हर वक्त शेयर्स इशू नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखो, जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है उनके पास एक चीज लिखी हुई आती होगी, शेयर कैपिटल। मिसाल के तौर के ऊपर लिखा हुआ है 10 बिलियन का, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितने का लिखा हुआ है, 10 बिलियन का, और वहां पे एक और चीज आ रही होती है, इसको नाम देते हैं ऑथराइज कैपिटल। लेट्स से 20 बिलियन। अब शेयर कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल में क्या फर्क है? शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि हमने 10 बिलियन के शेयर्स मार्केट में इशू करके उसका पैसा ले लिया है मार्केट से, ठीक है। और ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कितने की लिमिट दी है कि मैं अपने पास क्या कर सकूं, मार्केट से पैसा उठा सकता हूं शेयर्स की बेसिस के ऊपर। और गवर्नमेंट का वो कौन सा इदारा है जो कि मुझे ऑथराइज कैपिटल की लिमिट देता है? वो है SECP, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और वो अपना ऑथराइज कैपिटल भी बता देती हैं कि भाई मैं इतना चाहती हूँ कि कैपिटल मुझे मिले, ठीक है। तो वो आपको एक लिमिट दे देता है। अब ऑथराइज कैपिटल मतलब क्या है कि मेरे पास लिमिट कितने बिलियन की है, 20 बिलियन की, ठीक है। 10 बिलियन के मैं शेयर्स अब तक क्या कर चुका हूँ, इशू कर चुका हूँ। क्या अभी भी मैं शेयर्स इशू कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी भी 10 बिलियन के शेयर्स इशू कर सकता हूँ, इनके बीच में गैप है। लेकिन अगर ये गैप पूरा हो जाए, ऑथराइज कैपिटल और शेयर कैपिटल दोनों 20-20 बिलियन हो जाए, अब तो मैं शेयर्स इशू नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि आप शेयर्स इशू करूंगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, फायदा ही नहीं है शेयर्स इशू करने का। अब कंपनी को दोबारा पैसा चाहिए, अब कंपनी क्या करेगी? इक्विटी सिक्योरिटी तो नहीं दे सकती। अच्छा, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? जैसे मैंने शेयर्स ले लिए तो मुझे क्या फायदा है कंपनी के शेयर्स लेके? प्रॉफिट, मुझे मिलेगा डिविडेंड। क्या? डिविडेंड का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। साल मैंने बताया था ना कि इनकम होती है कि रेवेन्यू होगा, फिर एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट आएगा, है ना। फिर डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को कि भाई 5% हर शेयर होल्डर को उनके कैपिटल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डिविडेंड भी दो होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। ये मतलब साल के बीच में ही मिलता है और साल के आखिर में ही मिलता है। कुछ कंपनीज दोनों देती है, कुछ कंपनीज सिर्फ फाइनल डिविडेंड देती हैं, जो छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना। जो बड़ी कंपनी होगी वो इंटरिम भी देगी और फाइनल भी देगी, मतलब 6 महीने पे भी देगी और साल पर भी देगी, वो अलग बात है। तो कहने का मकसद क्या है कि शेयर कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल के बीच में अब गैप क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करूंगा मैं? अब कहां से पैसा रेस करूंगा? हाँ भाई, अब मैं पैसा रेस करूंगा डेट सिक्योरिटी से। डेट सिक्योरिटी का मतलब है मैं किसी बैंक के पास चले आऊंगा, वहां से लॉन्ग टर्म लोन ले लूंगा। मैंने आपको बताया था कि कंपनी की एक हैसियत एक आर्टिफिशियल पर्सन की होती है, वो अपने नाम से केस भी फाइल कर सकती है, उसके नाम पर भी केस फाइल हो सकते हैं, वो अपने नाम से सारी लीगल एक्टिविटीज कर सकती है, ठीक है ना, सारे एग्रीमेंट्स अपने नाम से कर सकती है वो, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है, कंपनी क्या कर लेगी, किसी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लेगी, भाई 20 साल के लोन ले लिया 50 करोड़ रुपए का, ठीक है ना, या कंपनी इशू करेगी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। अब सर बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फर्क है? अब देखो, बॉन्ड और डिबेंचर में वैसे तो टर्मिनोलॉजीज का फर्क है, अभी बात नहीं करते इस बारे में। बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखो, बॉन्ड्स के केस में क्या होगा कि एक पेपर होगा, उसके ऊपर लिखी हुई होगी उसकी फेस वैल्यू, कि भाई मिसाल के तौर के ऊपर ये बॉन्ड का पर्चा है 5 लाख रुपए का, ठीक है।
अच्छा, इस बॉन्ड के ऊपर इसकी लाइफ भी लिखी हुई होगी, कुछ बॉन्ड्स के ऊपर लाइफ लिखी हुई होती है, कुछ में नहीं लिखी हुई होती है। अभी बताता हूँ कौन कौन से होते हैं बॉन्ड्स। तो 10 साल लिखी हुई है। अब क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ होगा कि हर साल इस बंदे को कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने 5 लाख रुपए देके ये पेपर ले लिया है, ठीक है, और अब हर साल कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा मुझे, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, कंपनी बॉन्ड का लेके करती क्या है, कंपनी ने बॉन्ड इशू करे 100 करोड़ रुपए के, ठीक है, 5 लाख रुपए के हिसाब से कितने के बॉन्ड इशू करे, 100 करोड़ रुपए के। अब कंपनी ने आपको इंटरेस्ट भी तो देना है, तो वो क्या 100 करोड़ रुपए लेके कहीं इन्वेस्टमेंट अपने पास कहीं लगा देगी कारोबार में, यूज कर लेगी 100 करोड़ रुपए, नहीं यूज करेगी, वो किसी और जगह इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। कंपनी जब बॉन्ड का पैसा ले लेती है तो आपको तो 10% मैंने देना है ना इंटरेस्ट, तो मैं कहां से, जेब से दूंगा क्या, पागल थोड़ी हूं कि पैसा भी यूज कर लूं फिर जेब से भी 10% दूं, भाई तो मैं नुकसान हो जाएगा, कारोबार क्या करूंगा। कंपनी क्या करेगी कि वो 10 करोड़ रुपए जो जमा हुए थे मार्केट से बॉन्ड्स की सूरत में, अब 10% तो रेट तो इंटरेस्ट देना है, मैं कहीं उसको इंटरनेशनल मार्केट में कहीं और यूज करूंगा जहां से 15% 20% इंटरेस्ट मिले, ठीक है। मतलब आपके पैसे के ऊपर मैं डबल इंटरेस्ट कमाऊंगा, तो वहां से 20% आएगा, 10% आपको दे दूंगा, जो बचेगा 10% वो मैं कारोबार में यूज करूंगा। मतलब आपके पैसे के ऊपर मैं खुद पैसा कमा रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं, खुद भी यूज कर रहा हूं। आ रही बात समझ में। ऐसा नहीं होता कंपनी ने बॉन्ड इशू करे, पैसा ले लिया और पैसा लेके यूज कर लिया, वो पैसे को यूज नहीं करती, वो कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली कहानी है, फिर वो आगे चली जाएगी बात, ठीक है ना। एनीवेज, तो कहने का मकसद क्या था बेटा कि एक बॉन्ड का एक पेपर यूज होगा और उसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ होगा, इंटरेस्ट रेट भी लिखा हुआ होगा, और उसके ऊपर आपके पास क्या होगा, लाइफ भी लिखी हुई होगी। अच्छा, इस लाइफ के बाद ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। इस लाइफ से पहले पहले आपने बॉन्ड को क्या कराना पड़ेगा, रिडीम करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रिडीम। रिडीम का मतलब होता है छुड़वाना। क्या मतलब होता है, ठीक है, कंपनी आपसे बॉन्ड रिडीम करेगी, मतलब कंपनी आपसे बॉन्ड छुड़वाएगी। आप बॉन्ड होल्डर हो, कंपनी क्या है, इशूअर है, ठीक है, आप क्या हो, बॉन्ड होल्डर हो, तो कंपनी आपसे क्या करेगी, रिडीम करेगी, अपना बॉन्ड छुड़वाएगी और आपको उसके रिटर्न में क्या करेगी, पैसे दे देगी जो कि आपके बनते होंगे, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड्स बेटा दो तरीके के होते हैं। एक बॉन्ड होता है इसका नाम है रिडीमेबल, और एक बॉन्ड इसका नाम है इररिडीमेबल। रिडीमेबल मैंने आपको बता दिया कि जिसकी एक सर्टेन लाइफ होगी, और उस सर्टेन लाइफ के बाद क्या करेगी, वो बॉन्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो कंपनी आपसे उस बॉन्ड को क्या कराएगी, रिडीम कराएगी। अब 10 साल तक था, 10 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, सूद खाते रहे आराम से, ठीक है ना। इररिडीमेबल का मतलब क्या है, इररिडीमेबल का मतलब है कंपनी ने एक बार बॉन्ड इशू कर दिया, 5 लाख रुपए ले लिए, अब वो क्या करती रहेगी, इंटरेस्ट देती रहेगी, वापस नहीं लेगी आपसे वो बॉन्ड। इररिडीम का मतलब क्या है, कंपनी आपसे बॉन्ड को नहीं छुड़वाएगी, बोलेगी मैंने इशू कर दिया, अब मैं आपको वापस पैसे नहीं दूंगी, आपसे बॉन्ड नहीं लूंगी, आपको मैंने बॉन्ड दे दिया, अब इंटरेस्ट लेते रहो। मतलब इसकी लाइफ क्या है, इनफाइनाइट लाइफ है। तो मुझे एक बात तो बताओ, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने इररिडीमेबल बॉन्ड ले लिया 5 लाख रुपए का, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भी आ रहा है, 20-25 साल 30 साल होगा सूद खाते हुए। अब सोचा यार तौबा वोबा कर लूँ, बहुत गुनाह कमा लिया, सूद तो आराम था, अब तौबा कर लेनी चाहिए, लेकिन अब तो सूद तो आ रहा है उसके ऊपर, आ रहा है नहीं आ रहा है, अब क्या करूँ, कंपनी तो वापस ही नहीं, मैं कंपनी को बोल रहा हूँ भाई वापस दे लो, कंपनी मार के भगा रही है, बोलेगी तो इररिडीमेबल बॉन्ड है, मैं तो वापस नहीं लूंगी, अब क्या करूंगा, बोलो भाई, अब क्या करूं, कंपनी तो वापस नहीं ले रही। रिडीम में तो यह था कंपनी ने छुड़वा लिया था बॉन्ड, मुझे पैसे देगा वापस, तो वापस सेल कर देंगे भाई। इररिडीमेबल बॉन्ड मार्केट में ट्रेड हो जाते हैं, किसी और बंदे का सूद खाने का दिल कर रहा हो, उसको चुपका दो, बोले बेटा ये ले। वो मीम चल रही है ना फेसबुक पे, जहन्नुम में एक साथ मिलते हैं, नरक में एक साथ मिलते हैं, ऐसे ऐसे कुछ है ना, तो उसको दे देना, बोलना चल बेटा तू भी खा। तो एनीवेज, तो कहने का मकसद क्या है बेटा कि इररिडीमेबल बॉन्ड्स मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। अच्छा, रिडीमेबल के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट बियरिंग
बॉन्ड, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड। ठीक है ना, दो तरीके के होते हैं। अब इंटरेस्ट बेयरिंग और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड के अंदर क्या फ़र्क होता है वो अभी हम सवाल के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अपने पास ज़रा नोट डाउन करें और फिर हम आगे मूव करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें बेटा। किसी का कोई सवाल नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी लिखवाया था वर्ड्स वाली डेफिनेशन भी। अध्ययन समझ में आया बेटा आपकी? नहीं आया? ये तो आना चाहिए, तो ऐसी मैं कहानी सुना रहा था। अब ये बच्ची पूरे रास्ते सोच सोच से आएगी मुझे नाम कैसे पता है इसका, मेरी तो बात नहीं हुई इससे। अब ये एक जादू है, उससे पता चलता है नाम। हाँ भाई, चाप लिया? अपने रेफरेंस के लिए लिख देना सिक्योरिटीज के ऊपर कौन सा IFRS मैंने बताया था। IFRS 16 तो लीजेज है, IFRS 9 FAR 2 का टॉपिक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग 2 जब पढ़ोगे कैफ के ग्रुप बी के अंदर तो उसमें IFRS 9 है, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे डेट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी की अकाउंटिंग। थोड़ी सी मैं यहाँ सिखाऊंगा, फिर बाकी आप प्रॉपर वहाँ पढ़ोगे। ये अजीब सी राइटिंग क्यों हो रही है यहाँ पर? डन एवरीवन, आगे मूव करें।
डन। ओके, सो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे वो भी। So securities are the financial instrument that can be that represent ownership or debt can be bought, sold or trade in, ले लें बेटा, दो ले जाएं। So securities are the financial instruments that represent ownership or debt, can be bought, sold or trade in financial markets. ठीक है, ये सिक्योरिटीज की एक बेसिक डेफिनेशन। चलें आगे मूव करें, सवाल दूं सॉल्व कर लेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंकिंग फंड क्या था? जिसमें आर मालूम करना है और उसमें फ्यूचर वैल्यू हमें पता होती भी है और निकालनी भी होती है, याद है? याद है मशीन वाला सवाल किया था, 50% यूजफुल लाइफ, 50% अमाउंट ज़्यादा था, स्क्रैप वैल्यू माइनस की थी, तो फिर फ्यूचर वैल्यू आई थी, फिर उसको फॉर्मूले में रखकर फिर वहाँ से आर कैलकुलेट किया था, ठीक है ना? और एक वो फ्यूचर डेट ऑफ रीपेमेंट वाला सवाल था जिसमें 100 मिलियन की फ्यूचर वैल्यू दी हुई थी, तो डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू रखकर आर निकाल लिया था मैंने। दोनों तरह के सवाल थे, एक में आर वो एस दिया हुआ था, आर निकालना था, और एक में एस भी कैलकुलेट करना था, फ्यूचर वैल्यू भी कैलकुलेट करनी थी मशीन वाले सवाल के अंदर, ठीक है ना? अच्छा, तो उसी मशीन वाले सवाल से रिलेटेड ही एक सवाल मैं आपके सामने शो करता हूँ, आप लोग सुकून से सॉल्व करना, फिर हम बाद में बात करेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ऐसे ही कहने की हद तक, वरना आसानी है। देखो मैं फिर बोलूँगा, डेली बेसिस के ऊपर जो बच्चा रिवाइज करके नहीं आएगा उसको क्लास में उसके सिर्फ तोते ही नजर आएंगे बेटा, चिड़िया घूमती नजर आएगी दिमाग पर, ये बात याद रखना। डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करके आए सारे सवालात को। चलें सुकून से रीड करें, 2 लाइनें रीड करें, टाइमलाइन बनाएं, फिर 2 लाइन रीड करें, फिर टाइमलाइन बनाएं, इस तरीके से काम करें।
आज अकाउंटिंग क्लास के अंदर जनरल जर्नल की रिकॉर्डिंग वगैरह देखेंगे हम लोग, ठीक है, मज़ा आएगा अकाउंटिंग क्लास में आज, खासतौर पर इंटर कॉमर्स वाले बच्चों को, क्योंकि जनरल जर्नल तो बनाना आता है ना। हाँ टोपी आता है। जी भाई डन हुआ, करवाऊं? ऑनलाइन बेटा क्या सीन है, सवाल सॉल्व हो रहा है? अदन क्या समझ में आया सवाल रीड करके? ठीक है, ओके वहाँ, ठीक है, %20 सवाल तुम्हारे समझ में आ गया है। बस आगे समझ नहीं आ रहा, चलो मसला नहीं है। समझ नहीं आ रहा सर सवाल एक आप करवाएं। एक का मतलब क्या, ये हर सवाल मैं ही करा रहा हूँ और कौन करा रहा है? एक आप कराएं। चलो मैं कराता हूँ, आ जाओ। देखिए सवाल में सबसे पहले मुझे बताएं सवाल के कितने पार्ट्स हैं। ओके वरुण, सवाल के कितने पार्ट हैं? चलो ये तो बताओ। 2 पार्ट हैं, वेरी गुड। एक पार्ट में बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट वाला काम हो रहा है कि 600 मिलियन के बॉन्ड इशू करें, 10% सेमी एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट हमने देना है, ठीक है। और एक पार्ट ये है कि हमने उस अमाउंट की भी इन्वेस्टमेंट करनी है छोटी छोटी कहीं, मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट चल रहा है, एक एन्युटी का पार्ट है। आओ देखते हैं कहाँ पर। देखो लिखा हुआ है पीको कॉर्पोरेशन हैज इशूड बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है प्रिंसिपल वैल्यू। बॉन्ड्स के केस के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू को मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। आई बात समझ में? बॉन्ड्स के केस में प्रिंसिपल वैल्यू को क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। और मैच्योरिटी, फ्यूचर वैल्यू को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। ये टर्म्स बॉन्ड्स के केस में यूज होंगी। अच्छा, तो कह रहा है कि बेटा AR0 के ऊपर 600 मिलियन के हमने, मैं 600 लिखता हूँ, ठीक है, रुपीज में मिलियन काउंट कर देंगे एंड में। 600 मिलियन के हमने बॉन्ड इशू करे हैं हैविंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली, 10% अपॉन 2 डाल दिया, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन 2.5 ईयर। इसका मतलब बॉन्ड्स 2.5 साल में क्या करने हैं हमने? वापस परचेज करने हैं लोगों से, छुड़वाने हैं। ओके, तो AR 2.5 आ जाएगा यहाँ पर। क्या मैं ये अमाउंट निकाल सकता हूं कि मुझे कितना अमाउंट चाहिए बॉन्ड्स छुड़वाने के लिए? ये पता है कि कितने के बॉन्ड इशू करे?
बोलो। ये पता है कि लाइफ कितनी है? बोलो, अरे बोला करो, लाइफ कितनी है? लाइफ 2.5 साल की लाइफ है। और क्या इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। तो क्या मैं ये निकाल लूंगा कि मुझे 2.5 साल के बाद कितना अमाउंट चाहिए बॉन्ड्स को छुड़वाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? हैं भाई बोलो ना, कोई इंजेक्शन लगाऊं क्या? बोलो, शाबाश। क्या करना क्या पड़ेगा? कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। बोलो भाई, क्या करनी पड़ेगी? कंपाउंडिंग। इस 600 मिलियन की कंपाउंडिंग कर दूंगा 2.5 साल की। आ रही है बात समझ में? किस तरीके से करूंगा कंपाउंडिंग? कंपाउंड इंटरेस्ट से कर दूंगा। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है। ओके, सो सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूं। एस इज इक्वल टू पी 1 + i की पावर n। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू 600 मिलियन है। 1 + चूंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो 10% अपॉन 2, पावर हो जाएगी 2.5 × 2। ठीक है ना? बताओ कि हाउ मच अमाउंट डू वी हैव रिक्वायर्ड टू पे ऑफ दैट? कितना बनता है ये? 765.768। ओके, इसका मतलब 765.768 मिलियन मुझे 2.5 साल के बाद चाहिए, ताकि मैं बॉन्ड होल्डर को देके अपने बॉन्ड्स को क्या करा लूं? रिडीम करवा लूं। क्या ये बात भेजे में बैठती है? नहीं बैठती? बोलो, आती है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। यहां तक का काम हो गया। लिखा हुआ इंटरेस्ट एज वेल एज फेस वैल्यू विल बी पेड ऑन मैच्योरिटी। यहां तक का काम हो गया अपना। लिखा फाइंड द अमाउंट। सवाल पढ़ो, देखो, फाइंड द अमाउंट दैट शुड बी डिपॉजिटेड, बोलो बोलो, इनटू हर महीने जमा करवाने वाला अमाउंट निकालो। मैं उर्दू ट्रांसलेशन कर रहा हूं। हर महीने जमा करवाने वाला अमाउंट निकालो। कहां जमा कराना है? सिंकिंग फंड में जमा कराना है। पूछो सवाल से, किस लिए? ताकि हम मैच्योरिटी के ऊपर सारे बॉन्ड्स को रिडीम करवा लें। क्या आपको यह पता है कि हमें कितना पैसा चाहिए बॉन्ड्स को रिडीम करवाने के लिए? हैं? नहीं पता? ओ भाई, अभी तो निकाला है 765.768 मिलियन चाहिए बॉन्ड्स को रिडीम कराने के लिए। तो ये हमें पैसा कहां से चाहिए? सिंकिंग फंड से चाहिए, ताकि हम हर महीने कुछ कुछ अमाउंट वहां डालते रहें और सिंकिंग फंड से इकट्ठा इतना पैसा मिले, बॉन्ड होल्डर को देके अपने बॉन्ड वापस ले लूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सर हमें मंथली बेसिस के ऊपर अब पैसा जमा करवाना है। ओके, कब तक करवाएंगे? एयर 2.5 तक करवाएंगे। और किस हिसाब से करवाएंगे? ऑर्डिनरी एन्युटी के हिसाब से करवाएंगे। इंटरेस्ट रेट क्या है? देखो 9% कंपाउंडिंग मंथली। देखो पेमेंट कैसे चल रही है? पर मंथ चल रही है। मैंने आपसे कहा था पेमेंट का मैग्नीट्यूड और रेट के कंपाउंडिंग का मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो कंपाउंडिंग क्या है? एन्युटी में कंपाउंडिंग क्या है भाई? ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, यही देख लो, यही देख लो। ऐसे देख लो तो पता नहीं मैं कौन सी बातें कर रहा हूं आसमान की। बेटा कोई क्या तबीयत ठीक है सबकी? ये मैंने अभी कहानी शुरू करी है, समझे? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैंने अभी कहानी शुरू करी है। अभी चक्कर भी आएंगे क्लास में बेटा, 2-3 बच्चे गिरेंगे भी सवाल देखकर। सब्र तो करो अभी जी। तो 9% कंपाउंडिंग मंथली के हिसाब से चल रहा है। कंपाउंडिंग हो रही है मंथली और पेमेंट भी मंथली चल रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो रहा है। ओके बेटा, और हमें फ्यूचर वैल्यू क्या पता है सिंकिंग फंड की? है 765.768। चलो आओ फिर हम यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि एस इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय आई। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास है 765.768। रीपेमेंट की जगह डाल देंगे आर। अच्छा 1 प्लस, अच्छा 9% अपॉन 12 लिखूंगा
तो फिर वो कैलकुलेटर में टाइप करना मुश्किल होगा। 9% अपॉन 12 करोगे तो 0.75% आएगा। 9 अपॉन 12 करके चेक करो, 0.75% आएगा। है मतलब मेरी बात पे तुम्हें यकीन नहीं है? पावर कितनी आएगी सर? 2.5 साल के लिए जमा कराया था, कंपाउंडिंग मंथली है तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, -1 डिवाइडेड बाय 0.75%। चलो बेटा शाबाश, कैलकुलेटर उठाओ, बताओ रीपेमेंट का अमाउंट क्या है। आपने परसेंटेज भी लगाई थी, 9% डिवाइडेड बाई 12 किया है आपने। सिर्फ 9/12 का नहीं होगा, देखा मैंने 0.75 के साथ परसेंटेज का साइन भी डाला है। क्या कैलकुलेटर आंसर दे रहा है? नहीं दे रहा? आओ मैं ट्राई करता हूँ। 22 पॉइंट कहाँ आ रहा है? 22.856 बी में आ रहा है। चलो आओ मैं भी चेक कर लेता हूँ, आ जाओ। तो कैलकुलेटर का है हमारा, ये रहा। सबको नज़र आ रहा है कैलकुलेटर बेटा जी? तो हमारा अमाउंट क्या है? 765.768 मिलियन, ओके, इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से। फिर मैंने कहा था हमने एक्स डालना है, ये यहाँ से आ गया, ब्रैकेट ओपन, फ्रैक्शन, फिर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 0.75% की पावर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12। फिर थोड़ा सा कर्सर नीचे लेके आएंगे, -1 डिवाइडेड बाय 0.75%। जब सॉल्व करना होगा तो दबाएंगे शिफ्ट, सॉल्व, इक्वल्स टू क्या बना? 22.856 मिलियन, ठीक है। सो हमारे पास ये लिखा हुआ है ऑप्शन, कहाँ पर? ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 22.856 मिलियन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ।
हेलो, बहुत क्लास में। एमसीक्यू जो आपने सॉल्व करवा रहे हैं ये शेयर कर दें ग्रुप में, बिल्कुल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में ये मैं फाइल आज अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड वाले में शेयर नहीं करूंगा, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वाले ग्रुप में मैं ये मटेरियल शेयर कर दूंगा बेटा अभी, ठीक है। डन प्यारे बच्चों, कॉपी कर लिया है? आओ ज़रा दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले सवाल को दोबारा से रीड करते हैं, ठीक है। देखो ट्रांसलेशन बड़ी ज़रूरी है, ट्रांसलेशन होगा ही काम खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। और टाइम में बना ली तो बात समझ में आ जाएगी। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ पीको कॉर्पोरेशन हैज इशूड बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 600 मिलियन, दे कैरी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, ठीक है। द बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन 2.5 ईयर्स, इंटरेस्ट एज वेल एज फेस वैल्यू विल बी पेड ऑन मेच्योरिटी। काम खत्म हो गया। उसने कह रहा 600 मिलियन के बॉन्ड इशू करें, 2.5 साल के लिए इशू करें, 10% सेमी एनुअली रेट है। तो हमने ये निकाल लिया 2.5 साल के बाद के हमें कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है इनको रिडीम करवाने के लिए। 2.5 साल बाद अमाउंट दूंगा ना, बॉन्ड्स ले लूंगा वापस, तो कितना अमाउंट मुझे चाहिए? 765.768 मिलियन मुझे रिक्वायर्ड है रिडीम करवाने के लिए। वो मैंने कैसे निकाला? डायरेक्ट मैंने कंपाउंडिंग कर दी बॉन्ड्स वाले सवाल की, सिंपल काम किया जो कि हम करते हुए आ रहे थे अब तक, ठीक है। अच्छा अब ये अमाउंट कहाँ से अरेंज होगा 765 मिलियन का? आओ पढ़ते हैं। लिखा हुआ फाइंड द अमाउंट दैट शुड बी डिपॉजिटेड ईच मंथ, वो अमाउंट निकालो जो कि हर महीने में जमा करवाऊं। किस में जमा कराऊं? सिंकिंग फंड। अब आपको समझ में ये आ जाएगा यार, सिंकिंग फंड का मतलब ये था कि उसमें फ्यूचर वैल्यू पता होती थी। कहीं ना कहीं जहन काम ये कर रहा है कि फ्यूचर वैल्यू जो अभी निकाली हो सकता है वही रखनी हो वहां पर। फ्यूचर वैल्यू पता होती थी ना, अभी निकाली है फ्यूचर वैल्यू मैंने 765 मिलियन की। अच्छा आगे बढ़ते हैं, किस लिए जमा करा रहा हूं सिंकिंग फंड के अंदर? पर्पस क्या है भाई? बोलो, शक्ल नहीं देखो, सवाल पढ़ो, बोलो। ताकि सारे बॉन्ड्स में, तो मुझे बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यार जो 765 मिलियन का मैंने अमाउंट निकाला था वो मुझे सिंकिंग फंड से चाहिए। इसका मतलब वो भी सिंकिंग फंड की क्या हो जाएगी? फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। ऐसा ही है, रीपेमेंट वहां पे रख के। अच्छा 9% कंपाउंडिंग मंथली किसका रेट है? वो एन्युटी वाला रेट है। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही है? तो वहां से रख के हमने अपने पास रीपेमेंट का वैल्यू निकाल लिया। अब 22.85 मिलियन मैंने हर महीने जमा कराने, 2.5 साल तक कराऊंगा तो 9% मंथली के ऊपर मुझे इतना अमाउंट मिल जाएगा जितना अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड है बॉन्ड्स को रिडीम करवाने के लिए। क्या ये बात भेजे में बैठ रही है या नहीं बैठ रही है भाई? बोलो जल्दी से, हैं? बैठ गई? चलो ओके, आ जाइए अपने वहां हेडिंग डालें एनयूटी ड्यू। सच सच बताओ, रिवाइज करके कौन कौन आया घर से? मल्टीपल पेमेंट्स होती हैं, अमाउंट ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स होती हैं, ऐसा 10-10 हज़ार रुपए की मल्टीपल पेमेंट्स चलती है आ रही हो। और सेकंड पॉइंट क्या था? टाइम इंटरवल बिटवीन पेमेंट्स भी क्या हो? ठीक है। तीसरी कंडीशन फाइनाइट टाइम, वेरी गुड, या लिमिटेड टाइम, ऐसा। एन्युटी ड्यू की कंडीशन क्या थी? पेमेंट मेड एट द स्टार्ट ऑफ ईच इंटरवल, कि पेमेंट कब स्टार्ट होगी? साल के
शुरू में स्टार्ट होगी। तो अगर हम इसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉ करें, 5 सालों की पेमेंट है, मुझे बताएं फर्स्ट पेमेंट कहाँ होगी? AR 0, क्योंकि AR 0 कौन सा दिन रिप्रेजेंट करता है बेटा? साल का पहला दिन। बोलो कौन सा दिन? साल का पहला दिन, 1 जनवरी। ऐसा? अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी, मैंने ये कहा था कि अगर आप फर्स्ट पेमेंट AR 0 पे करते हैं तो आने वाला हर पॉइंट ऑफ टाइम AR 1, AR 2, AR 3, AR 4 ये सब पीरियड के स्टार्ट हो जाएंगे। अब पीरियड का एंड कोई भी नहीं होगा, अब सब क्या हो जाएंगे पीरियड के, सिवाय किस एयर के? AR 5 के। वो AR 5 साल का आखिरी दिन ही रहेगा। आ रही बात में? ये बीच वाले नेचर थे जिनका चेंज था। टाइमलाइन में 2 पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे होते हैं जिनका नेचर फिक्स रहता है। AR 0 हमेशा साल का पहला दिन है, और टाइमलाइन में आखिरी जो साल है AR 5 या AR 6 जो भी होगा वो साल का एंड ही होगा। सिर्फ बीच वाले हैं जो कि डुअल नेचर के ऊपर होते हैं, साल के पहले दिन भी होते हैं, साल के आखिरी दिन भी होते हैं। अगर पेमेंट AR 1 होती तो सब साल के आखिरी दिन हो जाते, अगर पेमेंट AR 0 हो गई तो सब साल के क्या हो जाएंगे? पहले दिन। अब ये क्या हो जाएगा? ये भी साल का पहले दिन। 2 पेमेंट्स हो गई, 3, 4 और 5, और हम बैलेंस मालूम करेंगे AR 5 के ऊपर। ठीक हो गया बेटा? तो यहाँ पर चूंकि 5 पेमेंट्स हो रही हैं और पेमेंट साल के शुरू में हो रही हैं, तो ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं एन्युटी बोलो ड्यू की। तो एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू R 1 प्लस I की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय I 1 प्लस I। पूरा फॉर्मूला ऑर्डिनरी एन्युटी वाला ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग फैक्टर साथ में लगा हुआ है। पूछो क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर आखिरी पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता था, याद है ना? वो साल के एंड पे जमा कराते थे, वहीं कोड कर लिया करते थे, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता था। ये आखिरी पेमेंट कब जमा कराइए? साल के शुरू में। बैलेंस कब निकालना हो? साल के एंड पर। तो आखिरी पेमेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों में फर्क ही यही था कि ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर आखिरी पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता था, एन्युटी ड्यू में आखिरी पेमेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अपना सवाल बता रहा हूं, कल पूछूंगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में क्या फर्क है। सिर्फ लास्ट पेमेंट का फर्क है कि लास्ट पेमेंट पे इधर इंटरेस्ट मिलता है, उधर नहीं मिलता। और इधर क्यों मिलता है? क्योंकि लास्ट पेमेंट साल के शुरू में जमा करवाई हुई होती है। ऐसे ही बेटा, आ रही है मेरी भाषण में? तो इस चीज़ को अपने पास जल्दी से नोट डाउन करें और फिर हम आगे मूव करते हैं। शाबाश, जल्दी से कॉपी करें। डन।
पुराना वाला काम कॉपी कर लिया इसमें। चलिए आगे बढ़े बेटा। ओके सो आओ अब सवाल देखते हैं कि सवाल में लिखा हुआ क्या हो। अच्छा देखो बेटा, बच्चे को बड़ा मसला होता है सवाल के अंदर रीड करते हुए कि मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि ऑर्डिनरी एन्युटी लगाऊं या एन्युटी ड्यू लगाऊं। ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ क्या लिखा हुआ होता है कि पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अभी सारे सवालात में लिखा हुआ आ रहा था नहीं लिखा हुआ आ रहा था। अब क्या लिखा हुआ होगा? अब लिखा हुआ होगा स्टार्टिंग इमीडिएटली, ठीक है। यह लिखा हुआ होगा स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। तो ये दो वर्ड्स आपने अब सवाल में देखने होंगे। इन दोनों का मतलब ये है कि अभी ईयर 0 से पेमेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जहां ये दोनों लिखे हुए हैं समझ देना वहां पे क्या होगा, एन्युटी ड्यू होगी, ठीक है। आओ देखो सवाल। उससे करेंगे सॉल्व। चलो रीड करें, देखें ऑर्डिनरी है या ड्यू है, क्या है। क्या आंसर आ रहा है? बी 325871। ओके बाकियों का भी देखते हैं क्या आ रहा है। डन।
ओके भी आ रहा है? हाँ भाई फंसी आ रहा है, चलो आओ देखते हैं। तो देखो बेटा, अच्छा एक बच्चा उठेगा क्लास में, बोलेगा सर इसमें एट दी एंड भी तो लिखा हुआ है एट दी एंड भी तो लिखा हुआ है और स्टार्टिंग इमीडिएटली भी लिखा हुआ, तो मैं किसको देखूं? बेटा याद रखो, पेमेंट के साथ देखना है एट दी एंड एट दी स्टार्ट। पेमेंट के साथ क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी में भी साल के एंड पर ही आती है और एन्युटी ड्यू में भी साल के एंड पर आती है, दोनों केसों में साल के एंड पर ही आती है फ्यूचर वैल्यू, लेकिन पेमेंट के साथ हमने देखना है कि स्टार्ट लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है। तो पेमेंट के साथ चूंकि स्टार्ट लिखा हुआ है तो इसीलिए मैंने इस तरह से टाइमलाइन बना दी है आपके लिए। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू आर आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई एंड 1 प्लस आई। तो मुझे बताओ यह देगा 5000 1 प्लस, अच्छा मैंने आई अपॉन एम डायरेक्ट ही करके 6% डिवाइड बाई 2 करके 3% में लिख दूंगा, ठीक है। हाँ भाई 18 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3% एंड 1 प्लस 3%। चलो मुझे बताओ कि फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है? 87 आ रहा है आंसर ऑप्शन बी। कोई मसला परेशानी, आगे बढ़ जाए, ठीक है। चलो आ जाओ। डन एवरीवन? ये आ रहा है? हाँ भाई
भाई बॉयज़ का बड़ा स्लो आ रहा है आंसर, लड़की तो पहले निकाल देती है आंसर। हाँ भाई जल्दी। वहाँ क्या सीन है बेटा? चलो अभी आ जाएगा। देखें ऐसा सवाल एड करते हैं। देखो लिखा हुआ मिसेस हाई वांट्स टू सेव इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। एक अमाउंट जमा कराना चाहती हैं, वो इक्वल है और मैं अभी से करवाएंगी वो, तो इसका मतलब एन्यूटी ड्यू है। ठीक है। इन ऑर्डर टू रिसीव ₹2 million फॉर मैरिज ऑफ अर डॉटर आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ। एक बात को याद रखना, एक है सिर्फ फ्रॉम नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, एक है 10 years फ्रॉम नाउ। अगर फ्रॉम नाउ का वर्ड किसी ईयर के साथ लगकर आए, 10 years फ्रॉम नाउ, इसका ये मतलब है कि आज से 10 साल के बाद अमाउंट चाहिए 2 मिलियन का। ठीक है। और अगर लिखा हुआ है सिर्फ फ्रॉम नाउ, तो इसका मतलब वो आज से चाहिए। दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलता हूँ 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब जो अमाउंट है वो ईयर 5 पर होगा। 10 years फ्रॉम नाउ जो अमाउंट है वो कहाँ पर होगा? ईयर 10 पर होगा। ठीक है। और अगर सिर्फ फ्रॉम नाउ लिखा होगा, उसका मतलब अभी से शुरू हो रहा है वो। सही है ना? इफ द बैंक पेज हर इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, calculate the amount that she would deposit at the start of each of 6 months in order to receive the desired amount after 10 years. Okay. इसका मतलब एक अमाउंट वो ईयर 0 पे कराएंगी, फिर वो मंथ 6 पे कराएंगी, फिर ईयर 1 पे कराएंगी, फिर वो मंथ 6 पे कराएंगी, फिर ईयर 2 पे कराएंगी, और इस तरीके से करते करते ईयर 9 पे भी करवाएंगी, और 9 के बाद जो मंथ 6 आएगा उसको भी करवाएंगी। ठीक है। तभी जाके 20 पेमेंट्स होंगे। और ईयर 10 पे उनको कितना अमाउंट चाहिए? मुझे बताओ कौन सा केस है ये? नहीं वो तो है, वो तो है। हाँ, सिंकिंग फंड वाला केस है, क्योंकि इसमें आपको रीपेमेंट मालूम करनी है और फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो ये सिंकिंग फंड का केस है। ठीक है। बस इस तरीके से दिमाग में आपको क्लिक होना चाहिए। तो एनी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू आर 1 + i की पावर n - 1 डिवाइडेड बाय i एंड 1 + i। तो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 मिलियन की रीपेमेंट मालूम करनी है। ये क्या हो रहा है? वन प्लस 6% की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 डिवाइडेड बाय 6% एंड 1 + 6%। बताओ रीपेमेंट का वैल्यू क्या बनती है? 51292। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आपकी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू की बेसिक्स खत्म हो गई। बेसिक का मतलब क्या है? जितने अच्छे दिन थे वो गए, बुरे दिन अब आएंगे। ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें और जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूलाज मैंने बताए थे उसको रिवाइज कर लो, एक नज़र देख लो, ताकि सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। अब हमने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू और बाकी सब के ऊपर। माहम ऑल ओके बेटा नाउ?
डन बेटा, रिवाइज कर लिया। चलो मैं कराता हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट विद सिंगल रेट में क्या था, हमने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखा था, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। फिर हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट, जिसमें हम 1 प्लस आर टी एक दफ़ा अप्लाई करते थे और हर आने वाले रेट के लिए क्या अप्लाई करते थे, पी आर टी। फिर हमने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला था एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट देखा था, जिसमें हर आने वाले रेट के लिए कंपाउंडिंग फैक्टर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। रीजन क्या है वहाँ प्लस होने का पीआरटी और यहाँ कंपाउंडिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होने का, कि वहाँ पर बिल्कुल ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वैल्यू पे अप्लाई होता है, इसीलिए पीआरटी ऐड कर रहे थे। और यहाँ पे हर आने वाला रेट चूंकि बैलेंस अमाउंट के ऊपर होता है, इसीलिए कंपाउंडिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं यहाँ से थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो अपने बाइंडिंग डालो। चलें भाई, ज़रा आप लोग पहले रीड करें, फिर मुझे बताइएगा ये क्या बनता है। एनुअली चेंज करेंगे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए? नहीं, अभी नहीं महाम, नहीं, सोचो थोड़ा सा, क्योंकि मंथली है ना, वहाँ पे कंपाउंडिंग, थोड़ा सा सोचो।
जी भाई हो गया? तो बड़ा बेसिक सवाल है यार। चलो मैं करवाता हूँ, आओ देखो। जी अरीजा, आपका भी नहीं आया आंसर? कैलकुलेटर में आ रहा है। हाँ भाई, नहीं हो रहा? चलो आओ करते हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ, अ पर्सन बोरो ₹2,10,000 फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, एक बंदे ने ईयर 0 पे अमाउंट बोरो करा है ₹2,10,000 का। कितने मंथ्स के लिए बेटा? 8 मंथ्स के लिए। एट 14% सिंपल इंटरेस्ट। हमने कहा ओके 14% सिंपल इंटरेस्ट। कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दे दिया है मुझे सिंपल इंटरेस्ट का 14%। फिर क्या कह रहा है? एक और एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालो। कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में रहते हुए उसका इंटरेस्ट रेट निकालना। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है। तो सवाल है कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। पहला तो सिंपल इंटरेस्ट आया था जिसमें 14% उससे रेट दे दिया, सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। फिर कह रहा है एक और रेट निकालो जो कि कंपाउंडिंग मंथली का हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से आए। कैसे निकालूंगा? विच वुड रिजल्ट इन द पेमेंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ऐसा रेट हो जहां से इंटरेस्ट का रेट इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों का सेम आए। मतलब वो रेट ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब वहां से भी इंटरेस्ट का अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट से भी इंटरेस्ट का अमाउंट क्या है? सेम आए। तो क्या सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का अमाउंट में निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। क्या प्रिंसिपल वैल्यू पता है? पता है। टाइम पता है? पता है। रेट पता है? पता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पीआरटी। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? और फिर चूंकि ये 8 मंथ्स है तो इसको कर दूंगा मैं 8/12। ठीक है, बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनता है? 19,600, 19600। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n-1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? 19,000। प्रिंसिपल वैल्यू वही है 2 लाख। 1 + x% डिवाइडेड बाई 12, चूंकि कंपाउंडिंग मंथली है। मुझे तो पावर कितनी? पावर कितनी? मेन गेम ही पावर का यहाँ पर है। 12/8। दोबारा सोचो। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने ये कहा था, सुनो भाई सारे, मैंने ये कहा था कि टाइम और रेट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बोलो। जब मैंने इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड कराया तो रेट किस में आ गया? पर मंथ आ गया। आ गया नहीं आ गया? हैं? और मैंने ये कहा था, देखो नोट निकालो, नोट जहाँ मल्टीपल कंपाउंडिंग मैंने लिखवाई थी, नोट निकालो। मैंने कहा था वी विल एडजस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, वी विल एडजस्ट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीपल कंपाउंडिंग जहां लिखवाई थी M4, 3, 2, 5, 6, वो जो सब लिखवाया था। वी विल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बोलो टाइम इन ईयर्स, मतलब जो टाइम ईयर्स के अंदर उसको एडजस्ट करते हैं और एनुअल रेट को एडजस्ट करते हैं। यहां टाइम किस में? भाई ऑलरेडी मंथ्स में है ना, तुम उसको कैसे एडजस्ट कर सकता हूं? देखो रेट को डिवाइड करो 12 से तो रेट किस में आ गया? पर मंथ आ गया। टाइम ऑलरेडी किस में? मंथ्स के अंदर है ना, तो इसका मतलब टाइम को छेड़ने की जरूरत है ही नहीं, वो ऑलरेडी मंथ्स के अंदर है। सिर्फ रेट को 12 से डिवाइड करेंगे तो टाइम कितना आएगा सर? फिर 8 ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी, हाँ यार सर 8 साल होते तो फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 में कर देते, जो कि अब तक पुराना काम करते हुए आ रहे हैं। अब इसको सॉल्व फॉर
एक्स करना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी कैलकुलेटर में इंटरेस्ट रेट के लिए आप सॉल्व करें तो कैलकुलेटर को रीसेट लाजमी कर लें। कैलकुलेटर को रीसेट करने की ट्रिक क्या है? शिफ्ट 9 3 इक्वल्स टू AC। तो मैं भी कर देता हूँ कि शिफ्ट 9 3 इक्वल्स टू AC। इस तरह के कैलकुलेटर की मेमोरी आपकी रिफ्रेश हो जाएगी। 19,600 रुपये का अमाउंट आपका ये आ जाएगा। इक्वल्स टू डालेंगे 2,10,000 रुपये आ जाएंगे आपके पास। डबल ब्रैकेट ओपन 1 प्लस x% डिवाइडेड बाय 12, पावर आ जाएगी आपके पास मेरे बच्चों 8 माइनस 1। शिफ्ट सॉल्व इक्वल्स टू क्या हो गया भाई? मुझे पता है ऑप्शन बी है, लेकिन आंसर आना चाहिए ना। दिखाएं, कोई कैलकुलेटर दिखाएं मुझे। %13.45, ठीक है ना। तो यहाँ कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है, ये वाला कैलकुलेटर नहीं दे रहा है, इसको हटा देते हैं। 13.45%, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जल्दी से कॉपी करें, पर लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं। डन, आगे बढ़े।
चलो आ जाओ, तो फिर आज का आखिरी सवाल। अब एक बच्चा बोलेगा सर सवाल में तो कोई अमाउंट ही गिवन नहीं है। हाँ बेटा। यार बोलो ये सही तमाशा है, पहले आप नंबर दे रहे थे तो नंबर्स वाला नहीं हो रहा था, बगैर नंबर दे दिए कह रहा है ये भी सॉल्व करो, कल को कुछ भी नहीं होगा बोलेगा सवाल सॉल्व करो। सही मजाक बना रहे हैं हमारा। देखो मसला ही कोई नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या अज्यूम करते हैं हम, एक्स, ई एक्स वाला नहीं, सिर्फ एक्स वाला, ठीक है ना, जरा मतलब ज़रा ई एक्स वाला अज्यूम कर लिया तो एनीवे। तो देखो लिखा हुआ है मिस्टर पी डिपॉजिट एन अमाउंट इन टू बैंक विच विल बी ट्रिपल इन ATS। ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 3 गुना। 100 रुपये लगाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 300 रुपये हो जाएंगे। 1000 रुपये लगाऊंगा तो 3000, 2 लाख रुपये लगाऊंगा तो 6 लाख रुपये। ओके, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडरिंग दैट द अमाउंट इज कंपाउंडेड एनुअली। कोई मसले वाली बात नहीं। तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू, आप क्या बोलते हो, क्या अज्यूम करूं, अज्यूम करनी पड़ेगी कुछ से। या तो हम अज्यूम करते हैं x और फ्यूचर वैल्यू अज्यूम करते हैं 3x, ठीक है। या तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू अज्यूम करता हूं 100, फ्यूचर वैल्यू अज्यूम करता हूं 300। या तो मैं प्रिंसिपल वैल्यू अज्यूम करता हूं 10 लाख और फ्यूचर वैल्यू अज्यूम करता हूं 30 लाख। कुछ भी रख लो, सबका आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा आओ सर, तो हम फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या रखूं इनमें से, बोलो। x वाला रखूं तो ये जाएगा 3x इज इक्वल्स टू x 1 प्लस x% की पावर कितनी। अब ये 3x डालोगे ना, कैलकुलेटर पागल हो जाएगा, आंसर सही नहीं देगा। एक बात को याद रखो, ये यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा ना, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो यहाँ के क्या करेगा, इस x से ये x के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x% की पावर 8। अब इसको कैलकुलेटर में डालो फटाफट से, 14.72%।
डन। ये बच्चों हो गया। चलो बस फिर एक काम करते हैं कि आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अकाउंटिंग क्लास है हमारी 3:45 पर टाइम पे स्टार्ट करूँगा। ज़रा रिवाइज कर लो कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स के ऊपर इफेक्ट आता है। आज हमने एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर जर्नल बनाना सीखना है। ठीक हो गया, बड़ा मज़ा आएगा आज की क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।